यूपी एपीओ मेंस के लिए 16 माइनर एक्ट का आज है डे 1 और आज के दिन हमें 2 एक्ट कंप्लीट करने हैं। 16 माइनर एक्ट में से 2 एक्ट आज से ही आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका डाउरी एक्ट। अब इस एक्ट में जो पोर्शन आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है सेक्शन 2। देखिए 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दे रखा है, ये मेंस में नहीं पूछा जाता है। सेकंड में है दहेज की परिभाषा डेफिनेशन पूछी जाती है और वो क्या है, दहेज से कोई ऐसी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय, उसके पहले या पश्चात किसी भी समय, तो दहेज क्या क्या हुआ, जो विवाह के समय, उससे पहले या बाद में मांगा जाएगा उसको भी डाउरी कहेंगे। और ये जो बाद वाला ऐड हुआ है ये 1986 में ऐड हुआ है। इस डेट को आप अपने आंसर में लिखोगे तो और आंसर अच्छा लगेगा। सेकंड, विवाह की एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, है ना, ये पूरी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है 2 या 3 या 5 नंबर में भी। फिर स्पष्टीकरण दे रखा है, मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता, यानी कि अब तो चेंज हो गया, बीएनएस हो गया, बीएनएस की सेक्शन 2 सब क्लोज 31 आप यहाँ पे लिख लेना, इस 30 को काट के। पहले जो आईपीसी थी उसमें धारा 30 में था ये, अब सेक्शन 2 के सब क्लोज 31 में मूल्यवान प्रतिभूति है। यहाँ से आपका 2 से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा केवल डेफिनेशन के लिए। फिर है सेक्शन 3, दहेज लेने और देने के लिए दंड। ये देखो, अब अगर दंड का प्रावधान पूछ लेगा कि दहेज अधिनियम में कहाँ पर दंड का प्रावधान है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेक्शन 3, जिसमें दहेज लेने और देने दोनों के लिए दंड है। फिर है 4, अगर केवल दंड का प्रावधान पूछेगा तो आपको 3 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, दहेज मांगने के लिए दंड इसमें है। और 4A में है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन पर पाबंदी, इसमें भी अगर कोई विज्ञापन देगा तो ये दंड है। ये तीनों धाराएं 3, 4 और 4A ये हो गई दंड से रिलेटेड, जिसमें सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 और ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का जो इससे भी अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। ये आपको याद रखना है, दहेज लेने और देने के लिए दंड। परंतु अगर कोर्ट कोई समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारण है तो वो 5 साल से कम की सज़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया आपका दंड के लिए धारा 3, 4 और 4A। 4 में केवल मांगने के लिए दंड है, कोई दुल्हन पक्ष के माता पिता या दुल्हन पक्ष से उसके संबंधी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेंगे तो वह कारावास की अवधि, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, 6 माह, 2 साल और 10,000 रुपये। फिर सेम वही कि कोर्ट को अगर ऐसा समाधान हो जाता है कि वहाँ पे पर्याप्त और विशेष कारण है तो वो 2 साल से कम या 6 साल से कम की भी सज़ा दे सकते हैं। फिर है एडवर्टीजमेंट 4A। अगर सेक्शन केवल 3 से क्वेश्चन आता है आपके पास कि दहेज लेने और देने की मांग पर एक विवाह तय हुआ है, तो वहाँ पे आप धारा 5 का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि ऐसा जो करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो शून्य होगा। धारा 5 केवल आप इन सेक्शंस के साथ लिख सकते हो। अब है सेक्शन 6, डॉरी का वाइफ और उसके वारिसों के प्रॉफिट के लिए होना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 6। यहाँ से एक ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन डॉरी एक्ट से बन सकता है, तो आप ये एक क्वेश्चन इसका तैयार करके रख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब है सेक्शन 7, अपराधों का संज्ञान कौन लेंगे, एमएम लेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेंगे, कंप्लेंट पर लेंगे, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो माता पिता या अन्य संबंधी है। ये आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनने की थोड़ी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर अपराधों का संज्ञेय होना, जो भी इस एक्ट में अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे और जमानतीय नहीं होंगे और अक्षमनीय भी होंगे। सबूत का भार 8A, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी पर होगा सबूत का भार जो ये कहेगा कि मैंने दहेज नहीं मांगा या मैंने दहेज नहीं लिया। 8B, डॉरी प्रोविजन ऑफिसर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत ही कम नंबर में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से पार्ट बनता है वो है आपका सेक्शन 6, उत्तराधिकारी वाला, और दंड का प्रावधान 3, 4, 4A और 2 डेफिनेशन।
9 और 10 रूल, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है, पावर किसके हाथ में होगी, मेंस के लिए नहीं पूछा जाता अधिकतर। ये इतना सा था आपका डाउरी एक्ट। इससे अब आपके क्वेश्चन देखने हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो देखो कि 10 सेक्शन है इसमें, आपको अब इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करके रखना है और ये काम आपको आज ही करना है। अपना टारगेट सेट कीजिए और आज ही कर लीजिए तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो एक ये बनता है कि इस एक्ट में दहेज की परिभाषा बताइए। जो हमने सेक्शन 2 पढ़ा, हमने पूरी डेफिनेशन लिख ली। हमने जो स्पष्टीकरण में पढ़ा था ना कि वो भी आईपीसी की धारा 30 में भी उसको वही डिफाइन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी ये बीएनएस आ गया है तो धारा 2 का सब क्लोज 31 आ गया। आपने डेफिनेशन लिख ली। सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है कि जो गिफ्ट देते हैं हम और डॉरी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस लिख लिया कि दहेज एक सामाजिक दबाव और मांग के तहत दी गई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है, जबकि स्नेह और सद्भावना से दिया गया धन या वस्तु एक उपहार है। ठीक है। दहेज लेना, सेकंड पॉइंट, दहेज लेना या देना एक्ट की धारा 3 में विधिक रूप से दंडनीय है, जबकि उपहार लेना या देना दंडनीय अपराध नहीं है। जो भी आपको उस टाइम आपके विचार हैं, आप उसी सोसाइटी का हिस्सा है, आपको भी पता है दहेज के बारे में और गिफ्ट के बारे में, आप अपने और 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से किए, ये देख लीजिए। और आपको केस लो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक केस है मैंने अभी आपको बताया, जो शादी के बाद एक मांग की जाती है, वो भी अब दहेज में शामिल है, जो 1986 को इम्प्लीमेंट हुआ है, वो इस केस से हुआ है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस राजगोपाल उसावा, AIR 2004। आप इस केस को याद कर सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि जो शादी के बाद वाली दहेज की मांग ऐड हुई है वो इस केस से हुई है। तो इससे आपका जो आंसर है वो इनहेंस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ये, दहेज एक्ट के तहत दंडात्मक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। जो मैंने आपको बताया 3 4 4 है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है और शाम को आपको खुद को आंसर करना है कि आज आपने ये एक्ट किया या नहीं। फिर है एडवर्टीजमेंट, ये 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। 4A, 5 में करार शून्य था, वो आप 3 4 4A के साथ डाल सकते हैं उसको, एक छोटी सी लाइन नीचे। फिर है सेक्शन 6 उत्तराधिकारियों के लिए। ये 4 क्वेश्चन आपको डॉरी के तैयार करके रखने हैं और आपका एक एक्ट तैयार हो जाएगा मेंस के लिए। अब आपका सेकंड जो एक्ट है वो है ये लोक संपत्ति नुकसान निवारण एक्ट 1984। सेम इसमें फर्स्ट सेक्शन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, सेकंड में परिभाषाएं हैं। अब आप देखिए, आपको सेक्शन सेकंड सारे एक्ट जब आप पढ़ेंगे ना 16, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर एक्ट के सेक्शन 2 में ही परिभाषाएं दे रखी हैं। वो परिभाषाएं तो आपको याद करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू एक्ट, क्योंकि अलग अलग एक्ट में हर चीज़ की डेफिनेशन अलग होगी। अब यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन में रिश्ती की छोटी सी परिभाषा है। आपने रिश्ती अब BNS में पढ़ी होगी, वहाँ का सेक्शन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब है लोक संपत्ति, डेफिनेशन बड़ी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। लोक संपत्ति से अभिप्रेत ऐसी कोई संपत्ति, चाहे वो स्थावर हो या जंगम, जो स्थायित्व में हो या कब्जे में हो, के सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी के या किसी केंद्रीय प्रांतीय राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित नियम द्वारा। ऐसे ही आपको पूरी डेफिनेशन याद करनी है। फिर है सेक्शन 3 लोक संपत्ति की नुकसान कारित करने वाली रिश्ती। यहाँ से भी आपका मेंस का क्वेश्चन बनेगा। सेक्शन 2 से केवल डेफिनेशन लोक संपत्ति की, सेक्शन 3 से पूछेगा कि लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिश्तियों का विवरण दीजिए कि किस किस हिसाब से आप लोक संपत्ति की रिश्ती कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने ये देखी दे रखा है इन्होंने, ये पूरा आपको यहाँ से एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करना है। फिर है सेक्शन 4 कि अग्नि और विस्फोटक पदार्थ द्वारा, यहाँ पे कई तरीके से हो सकती है सेक्शन 3 में, लेकिन सेक्शन 4 दे रखा है केवल अग्नि और विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिश्तियाँ। इसके लिए दंड क्या होगा वो भी इन्होंने इसी में दे रखा है। ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सेक्शन 4 से तैयार करना है। और सेक्शन 5 में दे रखा है जमानत के बारे में उपन, कि अगर ये कोई अपराध कर देता है तो उसको ज़मानत के लिए क्या प्रोविज़न है। 6 और 7 से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब आपको केवल कितने सेक्शन करने हैं, एक तो एक डेफिनेशन तैयार करनी है सेक्शन 2 से, वो भी लोक संपत्ति की केवल, क्योंकि एक्ट का नाम भी वही है। जो जिस एक्ट का नाम है उसकी डेफिनेशन तो आपको तैयार करनी ही करनी है। सेक्शन 2 से डेफिनेशन हो गई, 3 होगी, 4 हो गई और 5 हो गया छोटा सा जमानत के लिए।
तो ये आपके 2 एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और मतलब मैक्सिमम 2 घंटे आपको लगने चाहिए। आज से ही आप अपना यूपी एपीओ मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। गुड लक।